हेलो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उस सभी का एग्जाम डेट जो है ये अनाउंस कर दिया गया है। एग्जाम की रूटीन आ चुकी है। तो आज जो है, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की क्लासेस। और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर नंबर 3 की क्लासेस आज हम लोग करेंगे, जिसका ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। इसी तरीके से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 से 8 कंप्लीट करेंगे पेपर नंबर 3 के लिए, और 7 से 8 प्रैक्टिस सेट जो है पेपर नंबर 4 के लिए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग आज के इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। पेपर नंबर 3 के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। इसके साथ साथ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको नोट कराने वाला हूं, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। और यह फैक्ट आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी आपके पेपर में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगी, तो इसलिए हर एक फैक्ट को नोट कर लेना। और विशेष एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर में 20 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ एक और सीरीज को मैंने यहां पर ऐड किया है, जो कि लल्लन टॉप प्रश्न होगी। और इस लल्लन टॉप प्रश्नों में मैं आपको संविधान से रिलेटेड, देखिए क्योंकि पॉलिटी है तो पॉलिटी में संविधान से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सीधा सीधा संविधान से पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि संविधान के हर एक भागों को, हर एक अनुच्छेदों को जो है आपको एक अलग तरीके से कंप्लीट कर दूं। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, ललन टॉप सीरीज में इसको जोड़ा है। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जो आपके साथ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोगों को क्वेश्चंस आज क्या क्या करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपका पहला जो क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 2 अंक होता है, यानी कि आपका 20 अंक यहां से हो गया। देखो पहला क्वेश्चन बेटे क्या करना है आज। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सिंपली आपको याद रखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सिंपली याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं या भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है। क्या पूछ लिया जा सकता है, अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है। तो भी आप याद रखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो थे, यह भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। याद रखोगे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये सारे फैक्ट नोट कर लेना। आगे देखेंगे, देखिए यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा का, किसका मेरे भाई, संविधान सभा का जनक किसको कहा जाता है। तो मेरे भाई संविधान सभा का जो जनक है यह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर देखिए क्या है, बी.एन. राय, ठीक है। बात करते हैं बी.एन. राय के बारे में। तो देखिए बी.एन. राय जो थे, यह भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। क्या था? संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राय था, ठीक है। आपको याद रखना है संवैधानिक सलाहकार कौन था, सलाहकार कौन था मेरे भाई, तो यह बी.एन. राय था, ठीक है। आप इस सारे फैक्ट को याद रखोगे। आगे देखिए यहीं से क्वेश्चंस बन जाता है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राय को कब नियुक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है 1936 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको बनाए जाते हैं, बी.एन. राय को बनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। लेकिन मेरे भाई आपसे यदि पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपको याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं पर देखिए आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, ठीक है, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, यह बैठक कब होती है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो सिंपली याद रखोगे 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करता है। अगर यहां से फिर से पूछ लिया जा सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है मेरे भाई, इसको क्या कहा जाता है, संविधान सभा का प्रथम अंतरिम अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम अंतरिम अध्यक्ष किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
को भारतीय संविधान सभा का प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कहा जाता है। फिर यहां से देखिए अगर बात कर ले जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है, ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है यह कब चुना जाता है, तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। ये सारे फैक्ट को आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और संविधान से तो देखना मेरे भाई काफी सारे क्वेश्चन जो है हर साल पूछे गए हैं, इसलिए सारे फैक्ट को आप लोग याद रखोगे। आगे बात करते हैं, देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका मेरे भाई अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो देखिए ये संशोधन वाला जितने भी अमेंडमेंट है ये सारे आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहां पर कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। तो यह संविधान संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन। बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन, तो यह कब होता है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1976 ईस्वी में जो है आपका 42वां संविधान संशोधन होता है। फिर बात करते हैं इस 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला शब्द तो आपका क्या हो जाता है, समाजवादी। क्या हो जाता है, पहला शब्द आपका हो गया समाजवादी। दूसरा शब्द आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, नोट करना, धर्मनिरपेक्ष शब्द को। किसको, धर्मनिरपेक्ष। पूछा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन। और इसके बाद एक और शब्द था अखंडता। क्या था, अखंडता को भी कब जोड़ा गया, तो यह 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, लघु संविधान, यानी कि एक छोटे से संविधान के रूप में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को जाना जाता है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में भारतीय संविधान 42वां संशोधन जो था इसके तहत जो है भारतीय संविधान में काफी ज्यादा संशोधन किया गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान कहा जाता है। आगे बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति को उनके कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के प्रयोग में किसके द्वारा सहायता एवं सलाह दी जाती है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति है, किस कहा के राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति है उनके कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो है उसके प्रयोग में किसके द्वारा मेरे भाई, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है या क्या दिया जाता है, तो सहायता और सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार उल्लिखित है। तो बात करते हैं समानता के अधिकार का, तो सिंपली आपको याद रखना है ये जो समानता का अधिकार है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो सिंपली आपको याद रखना है भारतीय संविधान के भाग 3 में। किसमें, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद कौन कौन सा है, ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको याद रखना है 12 से 35। क्या याद रखना है, 12 से 35, जो कि किसको वर्णित करता है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को वर्णित करता है। अब बात करते हैं कि समानता का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन है। अब यहां पर देखो 14 से 18 की बात है तो यहां पर कई सारे अनुच्छेद आ जाते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। अब इन सारे चीजों को जानेंगे क्योंकि क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए यहां पर बात करते हैं कि अनुच्छेद नंबर 14 की, किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 14 की बात करते हैं। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 में यह वर्णित है, क्या वर्णित है, तो विधि के समक्ष, किसके समक्ष, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नजर में जो है सभी क्या होंगे, एक समान होंगे। कहां पर वर्णित है, तो अनुच्छेद नंबर 14 में यह बताया गया है कि कानून के नजर में सभी लोग क्या है, तो समान है। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 15 की, किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 15 की। तो अनुच्छेद नंबर 15 में बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो उसके धर्म के साथ, ना ही उसके वंश के आधार पर, ना ही उसके जाति के आधार पर, ना ही उसके लिंग के आधार पर, और ना ही उसके जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। क्वेश्चंस को नोट कर लेना कि अनुच्छेद 15 आपको कहता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इस सभी के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 16 आपका क्या कहता है, अनुच्छेद 16
आपका कहता है मेरे भाई, इसमें किसका वर्णन है, तो लोक नियोजन के विषय के बारे में वर्णित किया गया। किसके बारे में, लोक नियोजन के संबंध में जो है, लोक नियोजन के विषयों में क्या है, तो अवसर की समानता कौन प्रदान करता है, तो आपका अनुच्छेद नंबर 16 प्रदान करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट करना, अनुच्छेद नंबर 17 सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 17 बताता है क्या, तो अनुच्छेद नंबर 17 है आपके छुआछूत के अंत से संबंधित। किससे संबंधित, छुआछूत के अंत से संबंधित है आपका अनुच्छेद नंबर 17। पूछा कैसे जाता है पेपर में, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि अप्रेस्यता का अंत, अप्रेस्यता का अंत जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो सिंपली आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर 17 के तहत छुआछूत या अप्रेस्यता को अंत किया जाता है। एक आपका है अनुच्छेद नंबर 18, क्या है, अनुच्छेद नंबर 18 के अंतर्गत उपाधियों को अंत किया गया। किसको अंत किया गया, उपाधियों के अंत का वर्णन कहां है, तो अनुच्छेद नंबर 18 में है। सारे प्रश्नों को ढंग से नोट कर लोगे और हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन से लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र समर्पित करेंगे। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जब उसे त्याग देना हो, यानी कि क्या कहते हैं, अपना इस्तीफा देना हो, तो वो अपना त्याग पत्र कहां पर समर्पित करेंगे, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास। किसके पास, लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास अपना त्याग पत्र समर्पित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई है कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्टार लगाइए, क्वेश्चन रिपीट की जा सकती है कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो सिंपली आपको याद रखना है जीबी क्या कहते हैं, मावलंकर जो थे, जीबी मावलंकर स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जीबी मावलंकर को एक उपाधि प्रदान की गई थी, वह कौन सा उपाधि था, तो इसे लोकसभा का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकसभा का पिता कहा जाता है। और यह उपाधि किसके द्वारा दिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह उपाधि किसको प्रदान किया गया था, जीबी मावलंकर को। आगे बात करते हैं, देखिए यहां पर यह तो था आपका प्रथम वाला। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो भारत में वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है मेरे भाई, तो ओम बिरला। नोट कर लोगे कौन है अभी वर्तमान में, ओम बिरला, जो कि भारत में वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है, जो कि कब नियुक्त किया गया था, तो मेरे भाई 19 जून 2019 को। कब, 19 जून 2019 को जो है ओम बिरला को भारत के लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो कि ओम बिरला कहां से है, तो ओम बिरला आपके राजस्थान से है। कहां से, ओम बिरला आपके राजस्थान से है। चलिए बात करते हैं, यदि आपको पूछ लिया जाए यहीं से कि ओम बिरला जो है कितने नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष है, चलिए आप कमेंट करके बताइए कि ओम बिरला कितने नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष है। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछ लिया जाए तो सिंपली बताओगे डॉक्टर सुकुमार सेन, जो कि भारत के क्या कहते हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में डॉक्टर सुकुमार सेन कब से कब तक कार्यरत रहते हैं, तो सिंपली आपको याद रखना है 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक। कब तक, 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक डॉक्टर सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त रहते हैं। जो कि कहां से थे, तो यह पश्चिम बंगाल से थे। कहां से थे, पश्चिम बंगाल से थे आपके कौन, तो डॉक्टर सुकुमार सेन। यदि आपसे पूछ लूं मैं, ठीक है, अभी आपसे पूछ लूं कि वर्तमान में, ठीक है, क्या पूछ लूं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यह आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चलेंगे आगे, क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। बात करते हैं, देखिए यहां पर क्या है, तो संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, तो सिंपली अनुच्छेद नंबर 360 जो है, जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है कि आपका जो संविधान है, भारतीय संविधान, इसमें आपातकाल से संबंधित क्या है, तो आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं या कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर अनुच्छेद नंबर 360 तक जो है यह किसका वर्णन है, तो आपातकाल के प्रावधानों का वर्णन है। आगे यहां पर भाग के बारे में पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा भाग है जो कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान लाती
है तो आपको याद रखना है भाग नंबर 18। क्या याद रखना है? भाग नंबर 18 जो है यह आपातकाल के प्रावधानों का वर्णन करती है। अब देखिए यहां पर 352 की बात कर ले, अनुच्छेद नंबर 352 क्या बताती है? तो अनुच्छेद नंबर 352 जो है यह बताती है कि भारत में कोई भी देश, जैसे कि कोई दूसरा देश क्या कर दे, आक्रमण कर दे, क्या कर दे, या फिर युद्ध की घोषणा कर दे, या फिर कोई भी सैनिक विद्रोह हो जाता है, जैसे कि देखते रहते हो बॉर्डर इलाके में क्या होती है, तो कुछ भयंकर सैनिक विद्रोह हो जाए या फिर क्या हो, तो कोई भी देश के अंदर बाह्य आक्रमण होना शुरू हो जाए, तो इस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है कि वह देश के अंदर क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। क्या लगा सकता है? देश के अंदर आपातकाल लगा सकता है। और यह कहां पर वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 352 में वर्णन किया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद देखिए बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 356 का। किसका बात करते हैं? अनुच्छेद नंबर 356 क्या बताती है? तो सिंपली याद रखना, अनुच्छेद नंबर 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वह किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में क्या कर सकता है, तो आपातकाल लगा सकता है और वहां के राज्य सरकार को क्या कर सकती है, तो निलंबित कर सकती है। क्या कर सकती है? निलंबित कर सकती है। यह कहां पर वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 356 में वर्णित किया गया है। यहां पर अनुच्छेद नंबर 324, तो देखिए अनुच्छेद नंबर 324 में किसका वर्णन है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान का वर्णन है। किसका? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के प्रावधान का वर्णन कहां पर है? तो अनुच्छेद नंबर 324 में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्व शामिल है? स्टार लगाना। नीति निर्देश तत्व जो है यह भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में वर्णित है। कहां पर? भाग नंबर 4 में वर्णित किया गया है। बात करते हैं, देखिए भाग नंबर 4, अगर यहां से भाग पूछा गया, आपसे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो आपको याद रखना है 36 से लेकर 51 तक। कहां तक? 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में जो है यह क्या वर्णित है, तो नीति निर्देश तत्व को शामिल किया गया है। बात करते देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस नीति निर्देश तत्व को जो है किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान में क्या किया गया, तो राज्य के नीति निर्देश तत्व को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे, यहां पर देखिएगा बेड़ा पार सीरीज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस है और इसको तो जरूर याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे और डेली वे में आपको मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज के तहत करवाऊंगा जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस निश्चित बनेंगे। देखिए क्वेश्चंस यहां पर क्या है, तो आज के भारतीय संविधान से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में भागों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो वैसे तो 400 से अधिक है लेकिन मूल अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुसूचियों की संख्या भारतीय संविधान में कितने हैं, तो मेरे भाई 12 अनुसूचियां हैं। अब देखना यहां पर मैं आपको डेली वे में एक भाग या 1 या 2 भाग जो है आपको डेली कंप्लीट करवा दूंगा। आज हम लोग बात करेंगे भाग नंबर 1 की। भाग नंबर 1 आपको क्या बताता है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन आपका भाग नंबर 1 करता है। अगर पूछ लिया जाए भाग 1 में कितने अनुच्छेद को शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 4 तक जो है आपके संविधान के भाग 1 में है। अब बारी बारी से हम लोग सारे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। देखिए एक ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक आपको याद रखना है सन नस। क्या याद रखना है? आपका ये चारों 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद कंप्लीट, बस एक छोटे से शब्द से सन नस से। सन की यहां पर देखिए स, पहला शब्द क्या है? स है। तो आपका अनुच्छेद नंबर 1 बताता है कि संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। तो देखिए यहां पर क्या है, संघ से स्टार्ट हो रहा है, स से। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है यह राज्यों का संघ है। यह किसमें वर्णित किया गया है मेरे भाई? तो यह अनुच्छेद नंबर 1 में वर्णित किया गया है, भाग नंबर 1 में वर्णित किया गया है। आगे बात करेंगे, देखिए दूसरा शब्द है यहां पर न। न से क्या हो जाता है, तो न से नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो देखिए न से हो गया आपका नए राज्यों का प्रवेश, कहने का मतलब कि अन्य राज्यों को भारत में शामिल किया जा सकता है। अगर कोई भी दूसरे देश का भी अगर राज्य हो, वह अगर भारत में शामिल होना चाहे तो आप किस अनुच्छेद के तहत उसे शामिल कर पाएंगे, तो आपका अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि मैं उसको क्या करूंगा, अनुच्छेद नंबर 2 के तहत अपने भारत राज्य में शामिल कर सकता हूं, अपने भारत के राज्यों में उसे मिला सकता हूं। आगे देखेंगे आपका जो है तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है, तो तीसरा शब्द आपका न है। इस न से क्या हो जाएगा, तो न से आपका यहां पर आ जाता है क्या, अनुच्छेद नंबर 3। और इस न के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य के सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन, राज्य के सीमाओं एवं नामों में न से ना, ठीक है, न से ना, यानी कि नामों में परिवर्तन किया जा सकता है।
जैसे कि कोई भी वर्तमान में अभी जैसे मान लीजिए आप बिहार से हो, तो बिहार की जो अभी सीमाएं हैं, इस सीमाओं में अगर परिवर्तन करना हो या फिर इस बिहार के नाम को चेंज करना हो, तो अनुच्छेद कौन सा बताता है कि अनुच्छेद नंबर 3 के तहत जो है आप क्या कर सकते हो, तो इस राज्य के सीमाओं में बदलाव ला सकते हो, इस राज्य के नाम में क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। आगे एक आखिरी जो है आपका अनुच्छेद नंबर 4 है, और अनुच्छेद नंबर 4 देखिए यहां पर स से क्या ट्रिक बनती है, तो संशोधन नहीं किया जाएगा। क्या संशोधन नहीं किया जाएगा, तो देखिए इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संसद की कार्य में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। किसी प्रकार का कोई संशोधन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संसद के कार्य में नहीं कर सकती है। चलिए इतना चीजें आपको समझ में आ गया। अगर यहां से क्वेश्चंस आता है तो अब आप बड़ी आराम से कर पाओगे। सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर जाते हैं। आज के इस क्लास में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पेपर के लिए। और क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहां पर आंसर राइटिंग किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि मान लीजिए कि पूछा गया क्वेश्चंस, किसी दल को, जैसे कि कोई भी राजनीतिक दल है, उस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता कैसे मिल सकती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्वेश्चंस में की पॉइंट को खोजो। क्वेश्चंस का की पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। सबसे पहले जब आंसर लिखेंगे, वैसे तो ये क्वेश्चंस देखिए आपसे 2019 में 2021 में पूछा गया है, 23 के लिए इंपॉर्टेंट है, 23 में ये पूछी जा सकती है। चलो भाई साहब देखेंगे यहां पर कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल आखिर होता क्या है। पहले तो आप राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में कुछ बताओगे। तो देखिए जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन या गुट होता है। ठीक है, राजनीतिक दल जो होता है या लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखता है या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखता है। यह दल चुनावों में उम्मीदवारों को उतारता है और उन्हें निर्वाचित करवा करके क्या करता है, तो दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करता है। जैसे कि भारत में वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है। तो आपको एग्जांपल्स में 2-4 का नाम लिख देना है। तो यहां पर आप ये चीजें समझ गए कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसको कहते हैं। एक प्रकार का वैसा दल होता है लोगों का जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो उसमें साझी विचारधारा होता है। कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर जो विचारधाराएं होती है वह सभी लोगों से रिलेटिव होता है। क्या होता है, सभी लोगों से साझा करने वाला विचारधारा होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि राजनीतिक दल जो है या क्या करती है, तो लोगों को क्या करती है, चुनाव का उम्मीदवार बनाती है। चुनाव का उम्मीदवार बनाकर उन्हें क्या करती है, निर्वाचित करवाती है, यानी कि उसे पद देती है। पद देने के बाद जो भी कार्यक्रम है उसको लागू करने का प्रयास करवाती है। आगे देखेंगे यहां पर क्या है, तो राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कैसे मिल सकता है, इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी या दल बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दलों या पार्टियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। पहला तो यह कि कोई पार्टी यदि 3 राज्यों में, देखिए जैसे कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब हो गया कि पूरे देश की ये पार्टियां हैं। अब पूरे देश के अंतर्गत बहुत सारे राज्य, जैसे कि भारत के अंतर्गत कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मेरे भाई देखिए इसमें से कम 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में, किसमें, 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में अगर वह 2% सीट भी अगर जीत जाता है, कितने परसेंट सीट, 2% सीट भी अगर वह जीत जाता है, तो क्या कर सकता है, वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल के दर्जे के लायक हो जाता है। या फिर कहा जाए तो 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट, कितने परसेंट वोट, 6% वोट हासिल करके, या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4% या उससे अधिक वोट प्राप्त करके क्या कर सकता है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर सकता है। आगे देखना यहां पर एक और पॉइंट्स है कि कोई पार्टी 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता यदि रखती हो, तो उसे क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां बनाई जा सकती है। इस तीनों में से कोई भी एक शर्त अगर कोई पार्टी पूरा कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। बात करते हैं, देखिए मैंने यहां पर इसे करंट न्यूज से भी जोड़ने का कोशिश किया है,
क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टाइम पर कुछ परिवर्तन आए हैं राजनीतिक पार्टियों में। और ये देखिए, आप जब इसको ऐड करके आंसर बनाओगे तो समझेगा कि भाई आप बहुत ही यूनिक स्टूडेंट हो और ऐसे स्थिति में आपको बेहतर मार्किंग मिल सकती है। देखिए यहां पर मैंने करंट न्यूज में क्या इसे ऐड किया है, तो देश में फिलहाल 3 तरह की पार्टियां हैं। कितने तरह की पार्टियां हैं? 3 तरह की। एक तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक राज्य स्तरीय पार्टियां हैं और एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं। 4 अप्रैल 2003 को क्या होता है, 4 अप्रैल 2003 से पहले भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां थी। कितनी पार्टियां थी? 7 राष्ट्रीय पार्टियां थी, जबकि राज्य स्तरीय दल की 35 और क्षेत्रीय दलों की संख्या करीब 350 थी। कितनी थी? 350 क्या कहते हैं दलों की संख्याएं थी। आगे देखना यहां पर क्या है, तो प्रेजेंट टाइम पर इसमें अभी क्या देखा गया है, तो वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, तो सीपीआई, इसके बाद टीएमसी और एनसीपी को राष्ट्रीय दलों के रूप में अमान्य घोषित कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम का यह न्यूज है, वर्तमान 2023 की ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। 2023 में ही आम आदमी पार्टी को क्या मिला है, तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है और इसके साथ साथ सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मान्यताएं रद्द कर दी गई है। आगे बात करते हैं, तो वर्तमान में जो है, अभी वर्तमान में क्या है, तो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो हैं या वर्तमान में कितने हैं, तो 6 राजनीतिक पार्टियां हैं, 6 राजनीतिक दल हैं। जैसे कि पहला भारतीय जनता पार्टी है, आपका भाजपा हो गया। दूसरा हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद आपका हो जाता है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। इसके बाद आपका हो जाता है क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि मार्क्सवादी पार्टी जिसको भी कहते हैं। इसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो कि अभी क्या कहते हैं नवीनतम पार्टियां इसमें शामिल हुई है। पहले देखिए, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि पहले आम चुनाव जो कि 1952 में होता है, उस समय भारत में कितने, तो 14 राष्ट्रीय दल थी। कितने राष्ट्रीय दल थी? 14 राष्ट्रीय दल। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर कितने अभी बचे हुए हैं? 6 राष्ट्रीय दल बचे हुए हैं। आगे देखेंगे इसमें क्या है, तो इसमें और हमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, जो कि क्या है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किए जाने के क्या महत्व है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किए जाने के कुछ महत्वपूर्ण महत्व हैं। वह क्या क्या है, तो जैसे ही कोई पार्टी अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में घोषित कर दी जाती है, तो आयोग के द्वारा दलों को कुछ अलग प्रकार की अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। विशेषाधिकार में कौन कौन सा है, जैसे कि चुनाव का चिन्ह आवंटन किया जाता है। कोई भी पार्टियां हैं तो उसके लिए चुनाव का चिन्ह आवंटित करती है। इसके बाद राज्य नियंत्रण, टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध एवं निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है एक राजनीतिक पार्टियों के लिए। इसके साथ साथ क्या होता है, तो इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति मिलती है। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में विशिष्टता उसी के लिए आरक्षित होता है, यहां तक कि उन राज्यों में भी जहां वह चुनाव नहीं लड़ रहा है वहां भी उनका वही चुनाव चिन्ह रहता है। चलिए आगे देखेंगे, इसके अतिरिक्त और भी कुछ फायदे यहां पर मिलते हैं। एक राज्य दल के लिए आवंटित चुनाव चिन्ह विशेष रूप से उस राज्य या राज्यों में उनका उपयोग के लिए आरक्षित है, जिससे उसे मान्यता प्राप्त है। आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे हमें निष्कर्ष में क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष में मेरे भाई लिखोगे कि अतः भारत का निर्वाचन आयोग देश में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव में उसका प्रदर्शन के आधार पर उनको राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करती है। तो इस तरीके से जब भी आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आता है, आप बड़ी ही सरल भाव में इसका आंसर लिखोगे। बहुत ही सारा आसान भाषा में मैंने इसके आंसर को लिखने का कोशिश किया है। तो चलिए, अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके प्यारा सा कॉमेंट करके बताना कि आज की ये क्लासेस आपको कैसी लगी। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।